हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक तय करें कि मेरे लिए ये संकल्प होगा, मैं ये करूंगा। नमस्कार, न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जो चीज़ हमें मुफ्त मिलती है हम उसकी कीमत नहीं समझते। अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो मानव ने पिछले कुछ दशकों में जो बुरा हाल किया है इन प्राकृतिक संसाधनों का, जिसमें अगर हम जल की बात करें, वायु की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो ये स्थिति भयावह रूप से इतनी ख़राब हो चुकी है कि जिसके विषय में दुनिया भर में अब चिंता जाहिर की जा रही है, कदम उठाए जा रहे हैं कि किस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ऐसी दुनिया न छोड़ के जाएं जिसमें वो रह ना सकें। अगर बात करें पानी का संकट, जिसके बारे में पिछले कुछ दशकों में बार बार ये चिंता जाहिर की गई कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो वो पानी के लिए होगा। पानी जो हम सब की ज़रूरत है, जिसके लिए हम सब ने इतना कुछ सुना है, पढ़ा है, नदियों को पूजते हैं, लेकिन फिर भी पानी को लेकर, उसकी बर्बादी को लेकर हम सोचते भी नहीं हैं। अगर हम भूजल की बात करें और भारत की अगर हम बात करें तो दुनिया भर के मुकाबले भारत, अगर आकार की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो हमारे पास दुनिया की 2.5% ज़मीन है और हम जो भूजल का दोहन करते हैं वो लगभग 25% है। ये ख़तरनाक आंकड़ा है। हमारे कई शहरों का भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। देश के कई ज़िले ऐसे हैं जब देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई होती है और वहाँ सूखा पड़ता है। ये एक अनुमान है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये स्थिति भी देखनी पड़ सकती है कि शहर के कुछ नल 0 डे, कुछ शहरों में 0 डे हो जाएगा, यानी नलों में पानी नहीं आएगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? भारत सरकार ने इसी स्थिति से निपटने के लिए अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। ये योजना क्या है, ये हम फिल्म के जरिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ आए हुए मेहमानों के साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये फिल्म। तीव्रता से गहरे हो रहे जल संकट से लड़ने के लिए हमारे पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनके इस कथन की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की तुलना में भूजल पर निर्भरता ज्यादा है। आज देश के 85% ग्रामीण और 50% शहरी इलाकों में पेयजल की जरूरतों के साथ साथ 65% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति भूमि जल से ही की जाती है। आज देश का 20% हिस्सा भूजल संकट से ग्रस्त है। अतः ये नितांत आवश्यक है कि जल का संरक्षण किया जाए और भूजल का सही प्रबंधन हो। किसानों के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने। जल संचय का ये अभियान जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। आज भी देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां जन सहभागिता से भूजल का सही प्रबंधन किया गया। इसलिए आज आवश्यकता है ऐसे उदाहरणों को राष्ट्रव्यापी करने की। जन सहभागिता से भूजल के सही प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही अटल भूजल योजना की परिकल्पना की गई है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी गांवों के चुने हुए सरपंचों, प्रधानों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर वर्षा जल के संचय, संरक्षण एवं भूजल के पुनर्भरण के लिए विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने का आह्वान किया। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू हो रही अटल भूजल योजना भूगर्भ जल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। अटल भूजल योजना की मुख्य विशेषताएं हैं जन भागीदारी एवं पानी की बचत पर जोर। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोग खुद इसका हिसाब रखेंगे कि उनके पास कितना पानी उपलब्ध है और वो इसमें से कितना खर्च कर रहे हैं। यदि उनका खर्च उपलब्धता से अधिक है तो वे खुद ऐसी योजना बनाएंगे जिससे पानी की उपलब्धता बढ़े और साथ ही पानी के अपव्यय पर भी रोक लगे। अटल भूजल योजना को 7 राज्यों राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में जल की कमी वाले कुल 78 जिलों की 8,350 ग्राम पंचायतों में
6,000 करोड़ के प्रावधान से लागू किया जा रहा है। अटल भूजल योजना देश में जल की कमी की समस्या और खाद्य सुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भूजल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति लगातार कम हो रही है। इसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, इसी को सुनिश्चित करने के लिए अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया। सबसे बड़ी बात यही है कि बारिश के बावजूद जो पुनर्भरण होता है, यानी जो वाटर टेबल रिचार्ज होती है, उससे कहीं ज़्यादा पानी निकाल लिया जाता है। ये योजना किस प्रकार से कार्य करेगी, इसके क्या लक्ष्य हैं, क्या पहलू हैं, इस पर विस्तार से बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। हम परिचय कराते हैं अपने सभी मेहमानों का। हमारे साथ हैं श्री यूपी सिंह, आप सचिव हैं जल शक्ति मंत्रालय से, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। हमारे साथ हैं श्री जी.सी. पति, आप अध्यक्ष हैं भूमि जल बोर्ड से, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यप्रिय, आप सीनियर वाटर रिसोर्स स्पेशलिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक से, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद कुमारन, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अटल भूजल योजना से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत और चर्चा शुरुआत करते हैं। श्री सिंह, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, अगर हम भूजल की स्थिति की बात करें, भारत में क्या स्थिति है और जिसको लक्ष्य करके इस योजना का शुभारंभ किया गया है? देखिए, वैसे तो हम जल के बारे में सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल की महत्ता सबको पता है, जल के बिना कोई जीवन ही नहीं हो सकता है पृथ्वी पे। लेकिन हम भूजल की बात जो है वो ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि भूजल जो है चूँकि वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, वो दिखता नहीं है, तो लोगों को भूजल की महत्ता, भूजल के बारे में जानकारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने तो थोड़ी देर पहले फिल्म में ही दिखाया, हमारे देश में जो सिंचाई, क्योंकि हमारे यहाँ 89% पानी जो है वो सिंचाई में जाता है, और सिंचाई में जो पानी जाता है उसका जो सिंचाई होती है देश में, उसका 65% 65% पानी जो है वो भूजल से आता है। उसी तरह जो ग्रामीण इलाके में पेयजल की सुविधा, उसका 85% पानी जो है वो भूजल से आता है। इवन शहरों में भी 50% से ज़्यादा पानी जो है वो भूजल से आता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी भूजल का काफ़ी दोहन किया जाता है। तो भूजल पिछले 4 दशकों में जो देश में इरिगेशन की सुविधा बढ़ी है, उसका 85% कंट्रीब्यूशन जो है वो भूजल का है। तो हमारे यहाँ आज के दिन में आत्मनिर्भरता है अन्न के मामले में। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, आत्मनिर्भरता आई, तो ऐसा लोगों का मानना है कि वो सारा कुछ जो डैम्स बने, कैनाल्स बने, उनसे ज़्यादा आई। उनका योगदान रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो योगदान रहा है वो भूजल का रहा है। तो एक तो सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए भूजल की, कि भूजल की महत्ता क्या है। दूसरी बात जो आपने खुद ही कही कि हमारे देश में वर्ल्ड का 2.5% तो एरिया है, फ्रेश वाटर भी केवल 4% अवेलेबल है विश्व का, लेकिन हम जो भूजल का दोहन करते हैं, उसका जो उपयोग करते हैं, वो वर्ल्ड का जितना भूजल का दोहन होता है उसका 25% है। हमारे बाद जो दूसरे दो बड़ी कंट्रीज हैं जो भूजल ज़्यादा दोहन करती है, चाइना और यूएसए। लेकिन चाइना और यूएसए, चीन और यूएसए भी मिलाकर जितना पानी का दोहन करता है, उससे ज़्यादा हम दोहन करते हैं, क्योंकि भूजल को निकालना बहुत सहज है। आपने अपने खेत में एक ट्यूबवेल लगा दिया, आपने घर में आपने एक ट्यूबवेल खोल दिया और पानी का आपने दोहन करना शुरू कर दिया। तो पानी का, भूजल का दोहन होना चाहिए, लेकिन कितना दोहन होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी की बात है कि जितना हम पानी निकाल रहे हैं, पानी कहाँ जाता है, भूजल जो है उसका मुख्य स्रोत जो है वो है वर्षा का पानी। तो वर्षा का पानी जो जाता है, तो जितना वर्षा का पानी ज़मीन में जाता है उतने अगर हम निकालें तो कोई समस्या नहीं होगी, फिर तो बराबर रहेगा। हाँ, कम से कम। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आज के दिन में हिस्से हैं, बारिश अगर कम हुई तो वहाँ भूजल वैसे भी कम स्टोर होगा, लेकिन जो स्टोर होता है उससे हम 1.5 गुना 2 गुना निकालते जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो वहाँ पे पानी पहले से भी जमा हुआ है वो पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूरी है दोनों, ज़रूरी एक तो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन में कैसे डालें। सबसे बड़ा जो वाटर स्टोरेज, जब हम बात करते हैं डैम्स की, कि पानी कहाँ स्टोर होता है, तो हम बात करते हैं कि डैम्स में स्टोर होते हैं। लेकिन जितने 5000 से बड़े जो ज़्यादा डैम इंडिया में हैं, उनका कुल जो जितनी उनकी
पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है, जी। उससे ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी जो ज़मीन के नीचे एक्यूफर्स हैं जिसमें ग्राउंड वाटर जाता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। 300 BCM से कम पानी ही हमारे सारे डैम्स में इकट्ठा किए जाते हैं, जबकि भूजल 400 बिलियन क्यूबिक मीटर, BCM जो बोलते हैं बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे भी ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। तो एक तो ऐसा है कि हम कैसे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए, तो वर्षा पर निर्भर करेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ज़मीन कैसी है वहाँ पे। हमने आज के दिन में हर जगह, शहरों में आप देखते हैं हर जगह कंक्रीटिंग हो गई, हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो वाटर बॉडीज समाप्त हो रहे हैं। तो जो नीचे जाना चाहिए भूजल, जो ज़मीन के नीचे पानी जाना चाहिए वो भी कम हो गया है, और दूसरी तरफ जो है वो हमने दोहन भी जितना होना चाहिए उससे हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो हम कहते हैं कि दोनों फ्रंट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। एक तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट, पानी की उपलब्धता हम कैसे बढ़ाएं, और दूसरी है डिमांड साइड मैनेजमेंट। हम जो पानी का उपयोग करते हैं उसमें काफ़ी हम दुरुपयोग करते हैं। जितने पानी की आवश्यकता है, खेती में ही देख लीजिए, खेती में जो पानी जाता है हम उसको कहते हैं इरिगेशन इफ़िशियंसी या वाटर यूज इफ़िशियंसी इन इरिगेशन, वो करीब 35% 36% है। हम पौधों को पानी देना चाहिए, पौधों के बजाय हम खेत को पानी देते हैं, और कई बार उतना पानी देते हैं जितनी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भूजल का महत्व बहुत है, और साथ में भूजल को संग्रह करने की भी ज़रूरत है और उसके सही उपयोग करने की भी ज़रूरत है। सिंह साहब, आपकी बात से जो बात निकल कर आ रही है कि हमें अब व्यवहार परिवर्तन की भी आवश्यकता है। हम अटल भूजल योजना पर चर्चा करें उससे पहले आपकी बात से आगे एक और बात समझ लें कि भूजल की और क्या स्थिति है। जीसी पति साहब, अगर हम पूरे देश में भूजल की जब हम बात करते हैं, जो एक चर्चा में अभी बात सिंह साहब जो ले आए हैं, रिचार्ज होना, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो आदतें बदली हैं। सिर्फ शहरों में कंक्रीट नहीं है, बल्कि गांवों के भी तालाब गायब हो गए। जहां तालाब हुआ करते थे अब वहां किसी ने कुछ और बना लिया। तो ये क्या स्थिति है, और देश में भूजल को लेकर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम प्रॉब्लम एरियाज़ कहते हैं? क्या वो वही राज्य हैं जो अटल भूजल योजना में शामिल किए गए हैं? भूमिजल सारे जगह में पाया जाता है, इसलिए जो कृषक अपना पहुंच के अंदर होने के कारण भूमिजल को दोहन करता है, और हमारा खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए ये ज़रूरी भी है। लेकिन जैसे कि हमारे सचिव महोदय ने बोला कि हम लोग जितना जल कोई एक फसल के लिए व्यवहार करना चाहिए उससे ज़्यादा व्यवहार करते हैं, और भूमिजल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर इसलिए रहता है कि भूमिजल सबके आसानी से सबको मिल जाता है। तो इसके चलते जो दोहन का परिस्थिति अभी है, बहुत जगह में अति दोहन हुआ है, जिसको हम ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल एरिया बोलते हैं। हमारे करीब 17% जो हमारा जो असेसमेंट यूनिट है, हम लोग भूमिजल को असेसमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स बनाए जी। तो 17% जगह में ओवर एक्सप्लॉइटेड है, जहाँ 100% से ज़्यादा दोहन हो चुका है। कभी कभी ये 200-300% तक जा चुका है, और ऐसे भी टेबल वहाँ बहुत नीचे चली गई होगी। वाटर टेबल नीचे चला जाता है, और जितना पानी साल में अंदर जाता है उससे ज़्यादा पानी निकाला जाता है, जिसके चलते उसके जो पानी जो नीचे था उसको भी हम धीरे धीरे दोहन करते हैं, जिसके चलते आज के भी बातें हो रही है कि कहीं हम 0 डे पर न पहुंच जाएं। तो अभी इस परिस्थिति में हम लोग अभी तक सरकार के बहुत सारे योजना रहा, जिससे हम लोग सप्लाई साइड को मोस्टली नज़र दे रहे थे कि वर्षा जल को कैसे पुनर्भरण करें और इस सोर्स को कैसे बढ़ोतरी कराएं। लेकिन उससे ये ज़्यादातर हमारे जो सरकारी प्रतिष्ठानों और बाकी जो प्रतिष्ठान उन्हीं के तहत ये किया गया, और लोग जो आम जनता है, जो इनके स्टेक होल्डर्स है, उनका पार्टिसिपेशन इसमें नहीं रहा, जिसके चलते ज़्यादातर हमको ये लगता है कि जितना एफर्ट होने के बावजूद भी ये सफल नहीं हो पा रहा है जी। तो अटल भूजल योजना के तहत ये कोशिश किया जाएगा कि जन भागीदारी हो, जो लोग स्टेक होल्डर हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, वो लोग इसमें भागीदारी रहें, वो लोग समझें कि उनके पास क्या है, कैसे उसको सही तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सही फसल होना चाहिए। तो ये करने से शायद हम लोग ये परिस्थिति को बेहतर कर पाएंगे। जी। डॉक्टर सत्यप्रिय, आप
जल संकट को, और अगर वर्ल्ड बैंक की दृष्टि से भारत स्पेसिफिक अगर बात करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? भूजल प्रबंधन में विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इतनी बड़ी प्रोग्राम अभी विश्व में कहीं भी भूजल प्रबंधन में नहीं लाई गई है। बहुत जगह काम हुए हैं लेकिन इस स्केल पर काम नहीं हुए। जैसा आपने बताया कि इस देश में ऑलरेडी दोहन सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर और जल भूजल उपलब्ध भी इस देश में है, इसलिए दोहन भी ज़्यादा है, दुनिया में हर जगह में सबसे ज़्यादा। तो इसलिए इस परियोजना का भारत में संरचना करके इस दोहन के ऊपर कैसे इसको नियंत्रित किया जाए, वर्ल्ड बैंक की ओर से दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन विच कैन गो फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो ये एक बहुत बड़ी और विश्व बैंक अपनी ओर से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए काफ़ी वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को एकत्रित कर कर इसकी संरचना और इसकी डिज़ाइन में डाला गया है, ताकि कैसे गिवन पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसको हम आगे की ओर सफल करें, जो एक नया आयाम देगा और ये विश्व में एक नया पहलू के रूप में आगे मॉडल के रूप में चल कर आएगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर नंद कुमारन, मैं चर्चा में अब आपको शामिल करना चाहूँगा और यहाँ पर अब आपसे ये समझना चाहूँगा, ये जो बात आ गई अब अटल भूजल योजना की, आप उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, ये योजना का लक्ष्य, ये योजना के पीछे क्या विचार है, क्या सोच है, ज़रा बताएं। अटल भूजल योजना 6000 करोड़ रुपए का एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है भारत सरकार की। ये 7 राज्यों में 78 डिस्ट्रिक्ट्स में 8350 ग्राम पंचायत में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका मेन पर्पसेस में जन सहभागिता से भूजल का सही प्रबंधन और पानी का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। ये 7 राज्यों में जैसे बताया गया था जी, हरियाणा जी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जी, कर्नाटक, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश शामिल है। इसका उद्देश्य तो मैं बता दिया जी। तो ये जो राज्य है, 7 राज्य हैं, ये उन राज्यों में से है जहाँ बहुत सारे जगह भूजल के अधिदोहन से पीड़ित है। तो इसमें 2 कंपोनेंट्स है ये स्कीम के। इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का एक कंपोनेंट है, जिसका 1400 करोड़ का लागत होंगे उसमें, और दूसरा है इंसेंटिव कंपोनेंट, उसमें 4600 करोड़ की खर्चा होगी। पहला कंपोनेंट है, इसका उद्देश्य ये है कि ये सब राज्यों में भूजल प्रबंधन का अभी जो व्यवस्था है वो ज़्यादातर कमज़ोर है, उसको स्ट्रेंथन करना ही इसका मेन पर्पस है। इसमें इक्विपमेंट्स खरीदेंगे पानी का लेवल मेजर करने के लिए, क्वालिटी मेजर करने के लिए। इसमें मैन पावर बढ़ाएंगे, जो ग्राउंड वाटर से जो डील करते हैं एजेंसीज, उसका मैन पावर बढ़ाएंगे और उसका कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ये सब करने के बाद इसको सक्षम बनाएंगे ग्राउंड वाटर का सही प्रबंधन सही तरीके से करना, और आप जैसे बोल रहे हैं व्यावहारिक बदलाव लाने के लिए यही उद्देश्य है। और बाकी इंसेंटिव कंपोनेंट में जो भी अच्छे काम जन सहभागिता से राज्यों में होगी, जो जन सहभागिता से भी होगी, बाकी जो भी स्कीम स्टेट्स में चल रहे हैं उसके कन्वर्जन से जो भी अच्छा काम होगा उसके लिए रिवार्ड किया जाएगा स्टेट्स को। अच्छा, एट सर्टन परसेंटेजेस, मतलब 5 हम जो बोलते हैं डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स बोलते हैं इसको। एक रिजल्ट दिखाने से इनको रिवार्ड मिल जाएगा। ये जो पैसा स्टेट्स को मिलते हैं वो भी वापस इसी काम में लगा जा सकता है, जिससे भूजल का स्थिति इम्प्रूव हो। अच्छा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सिंह साहब, 78 ज़िले हैं और 7 राज्य हैं जिनको वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हम कह रहे हैं। यहाँ ये समझना चाहूँगा मैं आपसे, इनमें क्या वो ज़िले भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का जो इलाका है, जहाँ वर्षा कम होती है, जहाँ सूखा पड़ता है, तो भूजल की स्थिति भी गंभीर है और वैसे भी पानी की उपलब्धता बहुत कम है। और दूसरी तरफ जब हम भूजल संकट की बात करते हैं तो भूजल संकट के इन ज़िलों में मुख्य कारण क्या, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है उनके बारे में? देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं, ये स्कीम जो है इसको हम कह सकते हैं कि अभी एक पायलट स्कीम है। अच्छा,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल 78 जिले ही पानी की समस्या से ग्रस्त हैं, ऐसा नहीं है। मैं दरअसल यही जानना चाह रहा था। जी, ऐसा है कि जैसे हमने हरियाणा को लिया है, ऐसा नहीं है कि पंजाब की स्थिति भी जो है वो हरियाणा जैसी ही है, लेकिन दोनों में से अभी हमने एक स्टेट लिया है क्योंकि उनकी समस्याएं एक तरह की हैं। तो अधिकांश राज्य, आज के दिन में अधिकांश राज्यों में, अगर पूर्वोत्तर को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो अधिकांश राज्यों में कुछ ना कुछ हद तक जो है वो पानी की समस्या है। तो अभी तो पहली बात ये है कि हमने उनमें से एक, कह सकते हैं कि ये चूँकि पायलट प्रोग्राम है, तो एक हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लिए हैं जहाँ पे पानी की समस्या दोनों, एक तो है कि वहाँ पे उपलब्धता की कमी है और दूसरी है जहाँ ज़्यादा दोहन हो रहे हैं। तो इन दो तरह के एरियाज़ को लिए गए हैं एक्चुअली। जैसा कि आपने कहा उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में इतनी विकट समस्या नहीं है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, बुंदेलखंड के जो का एरिया है वो पानी सूखे के लिए जाना जाता है। उसके अलावा वेस्टर्न यूपी भी है, जैसे कुछ वेस्टर्न यूपी में भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जिस तरह की फसल होती है, गन्ने की फसल होती है, वो भी इसमें हमने शामिल करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो ये भी इसको हम एक कह सकते हैं पायलट प्रोग्राम, क्योंकि एक, जैसा कि हमारे बाकी सहयोगी ने बताया, ये एक पैराडाइम शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। जिस ढंग से अभी तक जल का प्रबंधन या भूजल का प्रबंधन विशेषकर सरकारी तंत्र के द्वारा किया जा रहा था, उसको हम पहली बार, ये जो कई बार कहा गया है उसको मैं थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूँगा। ये जो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट या जन सहभागिता से, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसी कमी ऐसे उदाहरणों की है, लेकिन एक छोटे छोटे एरिया में हुआ है। आपने हिब्रे बाजार का नाम सुना होगा, एक पोपट राव पवार जी हैं, इस बार उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। रालेगांव सिद्धि की बात होती है, लापोरिया राजस्थान की बात होती है। तो ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं जहां लोगों ने पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट या लोगों के सहयोग से भूजल प्रबंधन करके वहां पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन वो, भारत बहुत बड़ा देश है, इसकी समस्या भी बहुत बड़ी है। हमारे पास इतने ज़्यादा गांव हैं, छोटे से गांव या एक दो गांव की कहानी हो हाँ, सकती है। तो उसको कैसे हम रेप्लिकेट करें, कैसे उसको हम मल्टीप्लिकेट करें, तो उसके लिए हमने ये लिया है। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि यह प्रोग्राम जो अभी हम 7 राज्यों के 78 जिलों में ले रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स जो हैं, जिस सिद्धांतों पे इस लागू किया जा रहा है, ये सिद्धांत पूरे भारतवर्ष के लिए एप्लीकेबल है। पहली बात तो ये है। दूसरा, थोड़ा सा हमको समझने की ज़रूरत है कि हम बार बार कहते हैं जन सहभागिता, क्योंकि ये जो पैराडाइम शिफ्ट जो उन्होंने कहा कि एक अनूठा प्रयास या अनूठा प्रयास है, ये अनूठा प्रयास में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो आपने पहले भी कहा कि व्यवहार परिवर्तन की बात है, इसमें 2 या 3 चीज़ें मैं मुख्य कहूँगा। एक तो पहला हुआ जन सहभागिता, कैसे लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा, जो कहा गया कि पहले हमारा सारा इम्फेसिस जो होता था वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट होता था, इसमें कैसे हम डिमांड साइड मैनेजमेंट पे ध्यान दें। और तीसरी बड़ी चीज़ है कन्वर्जेंस। ये अपने आप में बहुत बड़ा, पैसे के मामले में बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा पैसे दूसरी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा है, जैसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम से भी पैसे आएंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, तो उसका पहला पहलू मैं अभी बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी क्या है कि हमें जानकारी नहीं होती है हमारे ज़मीन के नीचे कितना पानी है। अब गांव के लोग, मैं हमेशा छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, चार्ज जैसे ही ख़त्म होता है हमको पता चल जाता है कि इसका चार्ज ख़त्म होना है, इसको हमें रिचार्ज करनी है। लेकिन गांव में जो व्यक्ति बैठा है उसको यही पता नहीं है कि उसके गांव में कितनी ज़मीन की कितनी पानी की उपलब्धता है, ज़मीन के नीचे कितना पानी वो जो है वो रोज़ दिन व्यवहार कर रहा है। उसके बाद जैसे हमें घर की या देश की या राज्य की बजट होती है, तो यहाँ हमारा है कि हर गांव में एक विलेज बजट होगा। गांव का आदमी खुद मेजरमेंट करके ये वो पानी का सतह भी खुद मापेगा, वर्षा का जल कितना आ रहा है वो खुद मापेगा। कोई अगर पंपिंग कर रहा है पानी तो कितना पानी पंप कर रहा है वो भी मेजर करेगा। तो दोनों चीज़ मेजर करेगा कि वो कितना उसकी आमदनी हो रही है पानी की और वो पानी का कितना खर्चा कर रहा है। तो ये आमदनी और खर्चे के हिसाब से वो जो है एक वाटर बजट बनाएगा। और अगर उसको पता चलता है कि जो वाटर बजट हमने बनाया ये डेफिसिट बजट हो गया, खर्चा हम ज़्यादा कर रहे हैं, आय हमारी पानी की कम हो रही है, तो उसके बाद वो बनाएगा व्हाट इज़ कॉल्ड वाटर सिक्योरिटी प्लान। कैसे अपने गांव को हम वाटर सिक्योर करें
और उसके लिए हमें क्या क्या करने हैं, सप्लाई साइड में क्या करना है, डिमांड साइड में क्या करना है, कहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है, कहाँ पे हमें कौन सी फसल लेनी है। अगर हम धान ले रहे हैं, हमारे पास उतना पानी नहीं है, तो हम कोई मिलेट्स या उस टाइप की चीज़ें लें। अगर हम फ्लो इरिगेशन कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हम ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आएगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच इसमें रहेगा, गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की भागीदारी रहेगी। और जैसा कि आपने कहा, शुरू में हमसे पूछा था, केवल ये 78 जिलों में हम ये कार्यक्रम अभी ले रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि एक तो ये जो सिद्धांत इन जिलों में लागू होंगे, इसको हम बाकी जगहों पे भी लागू करें और भविष्य में इससे भी बड़ी योजना लेकर आएँ। 2-3 बातें, जो महत्वपूर्ण बातें भी आपने सामने रखी। एक तो बजट बनाने की, पानी को लेकर गांव के स्तर पर भी बजट बने, पहली बात। दूसरी बात फसल की, जो आपने बात कही। और तीसरा जो रिचार्ज होने वाली जो बात है, मैं पति जी आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा, 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अब भूजल बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि पुनर्भरण की जो बात है वो सिर्फ उन इलाकों में ही समस्या नहीं है जहाँ पानी कम बरसता है, बल्कि कई ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पानी खूब बरसता है लेकिन जल का संचयन नहीं हो पाता, तो वहाँ भी भूजल की समस्या है। अब फसल, लोग धान और ईख अगर ज़्यादा कर रहे हैं जिसमें पानी ज़्यादा लगता है, इन सब के मद्देनज़र क्या, अगर हम मैपिंग की अगर हम बात करें, तो क्या इस तरह से, और जो उदाहरण जो छोटे छोटे जो अभी सिंह साहब कह रहे हैं कि हमें रेप्लिकेट करने होंगे पूरे देश में, इस दिशा में जल बोर्ड की, भूजल बोर्ड की क्या भूमिका आप देखते हैं? हमारा जो 12th प्लान था 12 से 17, तो उसके बाद भी हम लोग एक केंद्रीय भूमि जल बोर्ड एक नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम जो है वो कर रहा है, जिसके तहत हम लोग एक्वीफर जो जिसमें पानी रहता है उसको मैपिंग करते हैं। करने के बाद हमारे जो वैज्ञानिक है वो बाकी डाटा लेके, जैसे कैसा फसल किया जाता है, कितना पानी उधर है, उसको लेके एक वाटर सिक्योरिटी प्लान, एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, एक वाटर मैनेजमेंट प्लान वहाँ का बनाते हैं। तो उसमें उन लोगों का सिफारिश रहती है कि क्या हम फसल को बदल दें, या हम अगर उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी बढ़ाना चाहें, कितना बढ़ा सकते हैं एक पर्टिकुलर जगह में। उसमें 2-3 चीज़ें होती है, कितना पानी उपलब्ध है जिसको कमिटेड नहीं बोलते, और कितना जगह है एक्वीफर में जो पानी ले सकता है जी। उसी के हिसाब से अगर वहाँ जो फसल अभी लिया जाता है और बाकी जो वाटर की डिमांड है उसको मीट करने के लिए उसका कैपेबिलिटी है कि नहीं, अगर है तो उसके लिए उसी हिसाब से वो लोग प्लान बनाते हैं। और वो प्लान को हम लोग जो स्टेक होल्डर से, स्टेट गवर्नमेंट में जो लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उन लोगों के साथ इसको बांटा जाता है। इस पर्टिकुलर योजना पर अगर हम बात करें तो हाँ ये एक्चुअली इसको हम लोग इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए कुछ 9 ब्लॉक लिया गया हमारा, जो नरेगा के साथ कन्वर्जेंस में हम लोग ने काम किया। अच्छा। तो उस जगह में हमारे जो साइंटिस्ट गए, उनको सही जगह बताया कहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर उन लोगों को बनाना चाहिए। फिर उसके बाद बाकी जितना भी हैंड होल्डिंग करना ज़रूरत था किए, लेकिन फंड्स नरेगा से वो लोग उपलब्ध जो था उसी के हिसाब से वो लोग बनाए। बनाने के बाद उधर जो इम्पैक्ट हुआ वो असेसमेंट भी स्टडी किया गया, बहुत जगह में बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट मिला। इसके अलावा हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, पुनर्भरण जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग भी बहुत जगह में बनाए हैं, और उसको बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट जो मिला है उसको भी उसी जगह में बांटा गया। और जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन लोगों के साथ भी बैठ के हम लोग का जो वैज्ञानिक लोग इसको बताए, और बहुत जगह में उसको रेप्लिकेशन भी किया गया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस साल 3 ब्लॉक में स्पेसिफिकली एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आर्टिफिशियल रिचार्ज के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं। उसका अभी हमारा इम्पैक्ट असेसमेंट देखा गया, उसमें 2-3 जगह में ऐसा इनकरेजिंग रिजल्ट आया जिसको भी हम इलस्ट्रेटिव बोल के भी बोल सकते हैं, और 1-2 साल में उसको भी हम लोग ला के बाकी लोगों में बांटेंगे, कैसे भी उसको रेप्लिकेट। ये जो फसल के बदलने वाला मामला है, इस पर भी हम ज़रा से हम सिंह साहब का भी हम ओपिनियन चाहेंगे। एक बात और, जो रिचार्ज करने वाली बात है, ख़ास तौर से उन इलाकों में जहाँ बारिश कम होती है या ज़्यादा भी होती है,
हम क्या भविष्य में किस तरह की योजना बना रहे हैं कि बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके? कोई नई टेक्नोलॉजी या नए कुछ इस तरह के हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसा? हाँ, एक्चुअली हम लोग अभी जो भी फंड सरकारी तरफ से दिया गया वो हमारा जो MG नरेगा स्कीम उसी के तहत दिया जाता है, जिसका प्राइमरी एम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और उसका 70% भाग जो हमारा वाटर रिसोर्स का जो एसेट बनाने का है। तो उसी के तहत अभी हम लोग भी उनके साथ जो हमारे किस तरह के एसेट्स बनाते हैं आप लोग? जैसे वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे आप अभी आपने बोला कि बहुत जगह में एनक्रोचमेंट हो गया है जो पुरातन ये सच्चाई है? पॉन्ड्स वगैरह, हाँ, उसी को रिनोवेशन किया जाता है जी, उसी को रिनोवेशन करते हैं। और जहाँ हम जो तकनीक की बात किए, कई जगह में ऐसा पाया गया कि हम लोग अगर सतह पर पानी को जमा कर दें जैसे किया जा रहा है, वो एक्वीफर तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि बीच में एक क्ले लेयर हमारा जो रह जाता है जो उसको नीचे जाने के लिए अलाउ नहीं करता। उस जगह में हम लोग ने तकनीक विकसित किया, उसमें हम लोग सैप्ट बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग एक छेद करके इधर एक जो खुदा कुआं डगवेल नहीं तो एक बोरवेल करते हैं, इंजेक्शन वेल उसको बोलते हैं। उसको बनाने से अगर सतह से सीधा सीधा पानी नीचे नहीं जा सकता, उस केस में हम लोग ये तकनीक व्यवहार करके वो पानी को एक्वीफर तक पहुंचाते हैं, जिससे लोग ट्यूबवेल के जरिए पानी व्यवहार करते हैं। जी। डॉक्टर नंद कुमारन, ये जो एक बात आती है जन भागीदारी की, जिसको लेकर चाहे वो बजट बनाने की बात हो पानी को या फसल को बदलने की बात हो, इस मिशन के द्वारा किस तरह से ये अप्रोच करेंगे आप? ग्राम पंचायत के ज़रिए करेंगे या कुछ और कार्यक्रम चलाएंगे? किस तरीके से अप्रोच करेंगे इसको? एक्चुअली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो 3 लेवल पे होते हैं। स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है और ग्राम पंचायत लेवल है। और हर जगह पे एक्सिस्टिंग मैन पावर के अलावा भी एडिशनल हेल्प मिलेंगे इन लोगों को थ्रू एक्सपर्ट्स और एजेंसीज़ के द्वारा। तो वो भी उसका भी प्रावधान है ये इसमें। अभी फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत लेवल में उसका वैसा ही ट्रेडिशनल नॉलेज काफ़ी अवेलेबल है अपने ग्राम पंचायत में। जी, जी, जी। लेकिन वो तो कहीं हम ही भूल गए हैं कई सारे चीज़, तो उसको इकट्ठा लाना पहला काम है। मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विलेज में, तो इसके लिए पहले हम सोचते हैं कि जो वाटर यूज़र एसोसिएशन है या वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन कमिटीज़ है ग्राम पंचायत में, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उसका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा पहले थ्रू एक्सपर्ट्स और एजेंसीज, इसके लिए जो आइडेंटिफाई किया जाएगा जी। और उसके बाद उन लोगों के साथ बैठ के वो गांव के लिए या वो ग्राम पंचायत के लिए सही तरीका क्या क्या होगा, कितना पानी का अवेलेबिलिटी कहाँ है, कहाँ पुनर्भरण कर सकता है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी क्या कर सकता है, वो उनके साथ बैठ के ही डिसाइड होगा। और इनको ये सिखाया जाएगा कि पानी का लेवल कैसे मापा जाता है, रेनफॉल का अमाउंट कैसे मापा जाता है, और इसका सिंपल कैलकुलेशन के ज़रिए हम उनको बताएंगे कि आपको इतना पानी अवेलेबल है हर साल में और अभी आप इतना उसमें से खर्चा कर रहे हो, तो आपको बचाने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ कमी नहीं है तो भी फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी का वो लेवल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मेनली कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस क्रिएशन प्लस सेंसिटाइजेशन, ये 3 चीज़ हैं जिसे हम इसको इसके दायरे में ला सकते हैं। जी। सिंह साहब, अब ये जो बात निकल कर आ रही है स्थानीय स्तर पर भी जो बात करनी है, अब उसमें आपके मंत्रालय के अलावा और कई विभाग और मंत्रालय, राज्य सरकारें, तो ये इस तरह ये कोऑर्डिनेशन और ये तमाम चीज़ें, जिसमें जाहिर सी बात है किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य है, वहाँ भी पानी चाहिए, वो तमाम चीज़ें हैं, फसल बदलने की बात है, तो ये थोड़ा सा जटिल काम भी तो है। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि पानी का उपयोग जैसे मैंने पहले बताया खेती में ही 89% पानी जाता है। तो कृषि मंत्रालय या राज्यों के जो कृषि विभाग हैं, किसान हैं, इन सबको मिलकर काम करना होगा, तभी वहाँ पे पानी की उपलब्धता हम सुनिश्चित कर पाएंगे। वैसे ही इंडस्ट्रीज हैं। अब आज के दिन में जो है इंडस्ट्रीज भले ही कुल पानी का कम ही हिस्सा इंडस्ट्री लेती हो, बट जहाँ से लेती है वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी का वो दोहन कर देती है। तो कैसे वो अपनी वाटर यूज इफ़िशियंसी बढ़ाएं, कैसे वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे जाएं,
कैसे वो जो पानी को रिसाइकिल रीयूज, जो ट्रीट करके फिर रिसाइकिल रीयूज करें, तो इसलिए इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें हमने एक नेशनल लेवल पे भी, वैसे तो इन्होंने जैसा बताया राज्य के स्तर पे, जिला के स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर पे, वैसे ही हमने यहाँ पे भी और नेशनल लेवल पे भी कमेटी और एक NPMU, ये दो चीज़ों का गठन हम कर रहे हैं। तो जो कमेटी होगी, जो वो सारे कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच, वो ये कमेटी देखेगी। और एक नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी होगा जिसमें हर तरह के एक्सपर्टाइज होंगे, जिसमें मतलब सोशल सेक्टर का एक्सपर्टाइज होगा, एग्रोनॉमिस्ट भी होगा, तो हर तरह के लोग होंगे। तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें बहुत सारे विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। क्योंकि इसके साथ में एक दो चीज़ और है, जैसा कि आपने भी हिंट किया, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जहाँ पे जैसी फसल होनी चाहिए हमारे देश में, वैसी फसल वहाँ नहीं उगाई जाती है, या कुछ कारणों से। जैसे पंजाब में 1980 से पहले धान की खेती नहीं होती थी। महाराष्ट्र में जो पानी की इतनी कमी है कि महाराष्ट्र में ईख की पैदावार, शुगर केन की पैदावार नहीं होनी चाहिए, होती है। अब एक तरीका यही कहा जाए कि हम किसानों को समझाएंगे, बट मेरा अपना मानना है कि केवल उससे नहीं होगा। वो एक चीज़ है, हम उनको जानकारी दें कि भाई आपके पास कितना पानी है, आप कितना यूज़ कर रहे हो, नहीं बचाओगे तो आगे तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं रहेगा, खेती की बात तो छोड़ दो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। एक तो पॉलिसीज़, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ भी हमको नीति निर्धारण करने हैं। जैसे आज के दिन में जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं जी, वो विशेषकर हम धान और गेहूं की प्रोक्योरमेंट करते हैं। सही बात है। तो किसान वही उगाएगा जिसका उसको अच्छा मूल्य मिलेगा, दाम मिले, उसे दाम मिलेगा, साथ में उसको मार्केट की चिंता नहीं करनी पड़ी कि वो बेचेगा कहाँ, उसकी चिंता नहीं करनी। दूसरी है, बहुत सारे राज्यों में बिजली जो है वो बिजली की उपलब्धता बिल्कुल फ्री है, या तो हाईली सब्सिडाइज है या बिल्कुल फ्री है। तो ऐसे भी उदाहरण देखने को मिल रहा है कि किसान रात को अपना पंप सेट चला के सो जाता है और सुबह तक वो चलता रहता है। तो इस तरह के और भी कई सारी चीज़ें हैं। रिसाइकिल रीयूज़ की पॉलिसी जो हमने बताई कि जो ग्रे वाटर या ब्लैक वाटर कहते हैं उसको ट्रीट करके फिर हम उसको पानी कैसे यूज़ करें, तो इन सब के लिए एक तो है पॉलिसी की बड़ी आवश्यकता है, दूसरी आवश्यकता जो है वो टेक्नोलॉजी की। आज के दिन में जैसा कि पहले मैंने हिंट भी दिया था, और प्रधानमंत्री जी ने जब इस प्रोग्राम को विज्ञान भवन से 25 दिसंबर को लॉन्च किया था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम पौधों को हमें पानी देना है या खेत को पानी देना है। तो हम पौधों की बजाय खेत को पानी देते हैं, और पौधों को भी उतना पानी नहीं देते हैं जितनी आवश्यकता है। होना तो ये चाहिए कि अगर मुझे 1 गिलास पानी पीने की आवश्यकता है तो मैं 1 गिलास ही पीऊँ। अगर 1 गिलास की जगह पे अगर 4 गिलास पीऊँ तो मेरा स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि आज के दिन में बहुत सारी फसलों को हम इतना पानी दे रहे हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो टेक्नोलॉजी, जैसे आप जानते हैं माइक्रो इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं, ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, आजकल तो सेंसर बेस्ड इरिगेशन भी हो सकता है कि वो पौधा खुद ही सेंस करेगा कि उसे पानी की आवश्यकता है कि नहीं है। तो हम कैसे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सुलभ भी होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए, क्योंकि किसान अपनी फसल भी तभी बदलेगा, जो आपने दाम की बात कही, उसे दाम भी कम ना मिले, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसे उगाने में कोई समस्या ना आए, समय भी ज़्यादा ना लगे। जी, वो आपने बिल्कुल सही कहा। अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे देश में आज के दिन में माइक्रो इरिगेशन जिस रफ्तार से प्रोग्रेस हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हमारी समस्या इतनी बड़ी है, हमारा देश इतना बड़ा है, तो उसके लिए एक तो आपको पता ही है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट है जिसमें हम कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो उसमें माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाता है। एक नाबार्ड, जैसे PMKSY में भी एक लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड की सृष्टि की गई, वैसे ही नाबार्ड की सहायता से एक माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन पे लोग आएँ, कैसे उसका कॉस्ट कम हो, कैसे उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसके जो अगर कोई स्पेयर पार्ट्स या बाकी चीज़ों की उसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित हो। तो इस तरह से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं और इसका परिणाम भी देखने को मिलता है। पहले हमें ये लगता था कि माइक्रो इरिगेशन लोगों की धारणा है कि केवल पानी बचाने के लिए,
केवल पानी बचाने के लिए नहीं है, पानी तो बचता ही है, लेकिन उसके साथ में जैसे आप फर्टिलाइज़र देते हैं, तो अगर आप सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र माइक्रो इरिगेशन के जरिए दें तो उसका भी सही उपयोग होगा। तीसरी प्रोडक्टिविटी देखा गया है कि जहाँ पे भी ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशंस आए हैं वहाँ प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, साथ में कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे आप धान की खेती होती है, धान में आप 25% पानी जो है जब उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसमें एक पडलिंग होती है, हिंदी में उसको कदवा कहना भी बोलते हैं, तो वो उसके में 25% पानी चला जाता है। तो उसकी जगह पे अगर हम डायरेक्ट सीडिंग करें, उसके लिए डायरेक्ट सीडर्स हैं, हैप्पी सीडर्स हैं, उसका प्रचार प्रसार कैसे हो। अगर हम ज़मीन है, अगर ज़मीन को समतल करने के लिए लेज़र लेवलिंग करें तो लेज़र लेवलिंग से भी पानी काफ़ी कुछ बचता है। तो इस तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिस पे काम किया जाए। तो एक तो है कि सही फसल को हम कैसे प्रमोट करें, उसके लिए क्या हम इंसेंटिव दें, क्या हम मैंडेटरी सर्टेन चीज़ करें, वो एक तरफ पॉलिसी के जरिए करने की ज़रूरत है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, सब्सिडी देने की आवश्यकता है, लेकिन हम कितना दें। अब अगर कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए पानी इतनी आवश्यकता है, उसके लिए इतना एनर्जी की ज़रूरत है, तो उतने ही एनर्जी पे हम सब्सिडी दें। ये नहीं कि जितना वो बिजली का उपयोग करता है हम पूरे को सब्सिडाइज करें। तो इस ढंग से बहुत सारी पॉलिसीज़ पे भी, टेक्नोलॉजी पे भी और बाकी भी जो एक्सटेंशन के जरिए जो हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस से चेंज करें, इन सबों पे कोशिश करें तो मुझे लगता है कि आज के दिन में जो हम उपयोग कर रहे हैं पानी का, उस खेती में विशेषकर, क्योंकि जैसे चाइना और भारत का ही देखिए तो हम दोनों, चीन में भी और भारत में भी इरिगेटेड एरिया करीब करीब बराबर है। अच्छा। लेकिन वो पानी हमसे आधा करते हैं। अच्छा। और उनकी पैदावार जो है वो हमसे डबल होती है। तो ये अभी तक क्या होता है कि जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लैंड प्रोडक्टिविटी की। किसी से भी बात करें तो बोलेगा 1 हेक्टेयर में इतना टन अनाज पैदा हुआ। कोई आज के दिन में बात ये नहीं करता है कि 1 मीटर क्यूब पानी यूज़ करके हमने कितना पैदावार पैदा किया। तो कुछ ऐसी मतलब सोच में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है कि जब हम प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करें तो केवल लैंड प्रोडक्टिविटी क्यों कहते हैं। लैंड जैसे ज़रूरी है खेती के लिए तो पानी भी ज़रूरी है खेती के लिए। तो हम वाटर प्रोडक्टिविटी की बात करना शुरू करें। हम किसी को शाबाशी देते हैं किसी राज्य को कि तुमने पर हेक्टेयर इतना ज़्यादा पैदावार की, हम उसको भी शाबाशी देना चाहिए कि कम पानी यूज़ करते हुए किसी की वाटर प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो उसको भी हमें शाबाशी देनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स की आज के दिन में, हम वाटर फुटप्रिंट्स की बात नहीं करते हैं। आप जो एक सुबह में कॉफ़ी पीते हैं उस कॉफ़ी का वाटर फुटप्रिंट्स जो है वो 140 लीटर है। अब जब हम ये बात किसी को कहते हैं तो एक कप कॉफ़ी जो आप पीते हैं 140, उसका वाटर फुटप्रिंट्स जो है वो 140 लीटर है। अब हम तो यही सोचते हैं ना कि हमने तो 200 मिलीलीटर पानी में उस कॉफ़ी को बनाया, लेकिन उस कॉफ़ी को उगाने में पानी की जितनी आवश्यकता हुई तो हम बात आज के दिन में करना चाहिए वाटर फुटप्रिंट्स की। जैसे हम कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करते हैं, वाटर फुटप्रिंट्स, मैं तो चाहूँगा कि वो जो कॉफ़ी का जो सैचेट आता है उसके लिखा होना चाहिए कि इसको बनाने में 140 लीटर पानी का उपयोग किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है सोच बदलने की बात, सोच बदलने की ये जो आप बात करें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, पानी कम इस्तेमाल करके भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा उत्पादकता हासिल की जा सकती है। ख़ास तौर पर अगर हम कृषि के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रिय, वर्ल्ड बैंक की भूमिका और ख़ास तौर पर अटल भूजल योजना के संदर्भ में अगर हम देखें तो सिर्फ फंडिंग या फंडिंग के अलावा भी कुछ और आपकी भूमिका है? वर्ल्ड बैंक की भूमिका प्रोजेक्ट को प्रिपरेशन में, मेन उद्देश्य प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में कैसे ग्लोबल एक्सपीरियंसेस जो वर्ल्ड बैंक इतने राज्यों में इतने देशों में कार्य कर रही है और विभिन्न देशों में विभिन्न तरह के चैलेंजेज ग्राउंड वाटर रिलेटेड, सरफेस वाटर रिलेटेड फेस किया गया है, उससे क्या लेसन्स लर्नड है, कैसे उसको भारत के संदर्भ में कंटेक्चुअलाइज करके ये प्रोग्राम की संरचना की गई है। जैसे पहला है बिल्डिंग ट्रस्ट। बिल्डिंग ट्रस्ट सबसे मुख्य बात है, क्योंकि अगर हम सब लोगों की
एक सहयोग के साथ किसी भी जन भागीदारी से कोई चीज़ तैयार करना चाहते हैं तो वो साथ क्यों आएंगे? ठीक कोई बात। कारण होना चाहिए, वो साथ आएंगे। अगर हम देखें जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है, तो पानी जो भूजल है वो एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, जबकि वस्तुतः हर लोग प्राइवेट रूप में अपने ट्यूबवेल के द्वारा पानी का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। लेकिन नीचे पानी भूजल एक है, और अगर भूजल का स्तर नीचे जा रहा है तो ये सबों को इम्पैक्ट कर रहा है। इसलिए यह बिल्डिंग ट्रस्ट लोगों को एक साथ लाने का एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो एक साथ आएंगे, क्योंकि इसको सामुदायिक रूप से ही सुलझाया जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से इसका नहीं हो सकता है समाधान। जी। तो और इसी के लिए इसकी पूरी फाउंडेशन उसके बेसिस पे है। दूसरा आता है, अगर ट्रस्ट को पैदा करना है तो उस ट्रस्ट के लिए वी नीड ऑफ डेटा। सो सबसे ज़रूरी है, हम ये ग्राम पंचायत लेवल पर ये प्रोग्राम बन रहा है, जैसा कि अभी बताया नंद कुमार साहब ने भी, कि उस लेवल पर वाटर बजट होगी। क्या हमारे पास ग्राम पंचायत लेवल पर उस तरह की डेटा उपलब्ध हैं? इसलिए इस प्रोग्राम में ये प्रोविज़न किया गया है कि हम ग्राम पंचायत लेवल पे हर तरह लोकल लेवल पे डेटा कलेक्ट करें, वहाँ के ट्यूबवेल के कुओं की जल स्तर का मेजरमेंट करें, ताकि लोकल लेवल पे लोग उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में रियलाइज़ कर सकें कि कैसे इसका उपयोग, क्योंकि उनकी भी एक समझ है, इतने सालों से वो करते आ रहे हैं। जल का स्तर देख के उनको भी समझ में आएगा कि साल पर साल कैसे जल स्तर नीचे जा रहा है, उससे उनको खेती में उनकी कैसे कॉस्ट पर इम्प्लीकेशंस आ रही हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब है कि एक तो डेटा का विश्लेषण और उस डेटा का डिमिस्टिफिकेशन ऑफ साइंस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो साइंस के रूप में तो जरूरी है, लेकिन उसको कैसे डिमिस्टिफाई करें कि वो उससे उसको रिलेट कर सके कि ये प्रॉब्लम जो है ये मेरे लिए एक आम व्यक्ति उससे जुड़ जाए, बिल्कुल जुड़ जाए। ये बड़ा जरूरी है, और ये इसीलिए इसका जो बोलते हैं कैंपेन के रूप में हो, इन ए डिमिस्टिफाइड फॉर्मर। और इसके लिए ऑल्सो बोलते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, नॉट ए फॉर्मल एजुकेशन। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों की एक फॉर्मल डिग्री है, हम लोग पढ़ कर आए हैं, लेकिन वहाँ के लोग भी उस चीज़ को उतनी अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन हमको उनके शब्दों में उनके पास इसको ले जाना होगा। वही जो ट्रेडिशनल नॉलेज की बात कर रहे थे अभी कुमारन साहब, अभी जो जिक्र कर रहे थे। तीसरा पॉइंट उसमें बोलना चाहूँगा कि ऐसा बोला गया कन्वर्जेंस ए पोर्टफोलियो ऑफ अप्रोचेज। पोर्टफोलियो ऑफ अप्रोचेज बोलता है ग्राउंड वाटर एक ऐसी चीज़ है जो ना ही कोई एक स्कीम के थ्रू, ना कोई एक पॉलिसी के थ्रू, ना कोई एक डिपार्टमेंट के थ्रू सुलझाया जा सकता है, क्योंकि पानी तो सब विभागों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, हर दिशा में उसका उपयोग हो रहा है। इसलिए हम सबों को साथ में लाना होगा। इसलिए इसका जो कन्वर्जेंस का प्रोग्राम इस डिज़ाइन में रखा गया है, ताकि इसका डायरेक्ट संबंध एग्रीकल्चर से हो, रूरल डेवलपमेंट से हो, ड्रिंकिंग वाटर से हो। और जहाँ तक हम लोग ग्राम पंचायत में की बात कर रहे हैं, उस ग्राम पंचायत में ये सब विभाग वन और अदर फॉर्म में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उस तरह से भूजल संचय और प्रबंधन के रूप में एक प्लान बना के इंटरवेंशंस करें ताकि जल के स्तर पे उसका असर पड़े? तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन प्लान तो फिर एक ऊपर के लेवल पे जो नीचे तक सेम, कहीं उसमें ये ना हो कि मतलब तो उसका नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला जी। कि सबसे पहले एक तो प्लान बनेगी ग्राम पंचायत लेवल पे जी, फिर उसके बाद इस सब, अब काफ़ी सारे ग्राम पंचायत लेवल के प्रोग्राम बनने के बाद इन सब का एग्रीगेशन और इसका साइंटिफिक वेरिफिकेशन एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ताकि हो सकता है कि ग्राम पंचायत में लोग अपने इच्छा के अनुसार काफ़ी चीज़ रखना चाहते हो, जो कि जल संचय और सतहीय जल और भूजल स्तर के प्रबंधन और या उसके जल के विस्तार के लिए संभव ना हो, एबिलिटी और रिक्वायरमेंट को मीट ना करे। तो इसलिए उसकी एक वेरिफिकेशन के थ्रू ये वाटर बजट और वाटर सिक्योरिटी प्लान का अप्रूवल का प्रावधान रखा गया है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और चौथी है बात उसमें है कि फाइनेंसिंग। अगर आप देखें अभी तक इस तरह के प्रोग्राम में, जैसा नव सचिव साहब ने कहा कि ये छोटे छोटे स्तर पर हुआ है, लोकल लेवल पे कई सारे प्रोग्राम हुए हैं, उसका अच्छा रिजल्ट भी आया है, लेकिन इसको स्केल पे ले जाने के लिए एक पहली प्रोग्राम है जो भारत सरकार की ओर से, इसको स्केल पे फिर भी ये पायलट लेवल पर एक्सपेरिमेंटेशन है, बिकॉज हम लोग अभी भी केवल 78 डिस्ट्रिक्ट में ही ये प्रोग्राम जा पाएगी, 8000 ग्राम पंचायत में जा पाएगी, लेकिन इसको उस स्तर पर ले जाएं ताकि इसको आगे एक्सपेंशन के रूप में एक बड़े स्तर पे स्टेट में और दूसरे स्टेटों में ले जा सके। एक बात और है कि इसमें हम लोगों को आईईसी और कैंपेन, ये दो बड़ी मुख्य बात है। जो ये चारों बिंदु मैंने कहा, उस सबों में लाइक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और उसका कैंपेन
करना बड़ा आवश्यक है। और इसकी आवश्यकता कैपेसिटी बिल्डिंग डिफरेंट लेयर पर करके इस योजना में प्रावधान के रूप में रखा गया है। मैं आप सबसे बारी बारी से अब ये समझने की कोशिश करूंगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरह से कि अटल भूजल योजना से किस प्रकार जल को लेकर हमारी समझ और जल संचयन के विषय में और जल की उपयोगिता को लेकर हमारी सोच समझ कैसे बदलेगी। क्योंकि अभी जो डॉक्टर सत्यप्रिया ने जो बात की बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भूजल है, लेवल नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, दोबारा उसको हमने बोरवेल से उसको और थोड़ा सा और 50 मीटर या 50 फीट और नीचे कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि चलिए मेरी अकेले की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये सोच बदलना, ये सब कुछ आपको क्या लगता है क्या फ़र्क आएगा अटल भूजल योजना से? लोगों को ये पता नहीं था कि अगर वो जैसे बोले हर साल अगर 10 फीट से बढ़ाए जाएं कि वो उनको जल उपलब्ध होता रहेगा, लेकिन ये सीमित है। तो ये चीज़ जो आम आदमी जो व्यवहार करते हैं, हमारा पृष्ठक, उन लोगों को पता नहीं था। अभी जब इस प्रोग्राम के तहत वो लोग इसके साथ जुड़ेंगे, इसको समझेंगे, जो खुद मेजरमेंट करेंगे और सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे, उनको भी ये समझ में आएगा कि जल का प्रकृत परिस्थिति क्या है और ये कितने दिन तक उनके साथ रह सकता है। और दूसरा, उनको भी ये समझ में आएगा, उनका जो एक जिम्मेदारी बनेगी कि जो फसल अभी वो ले रहे हैं, वो फसल अगर ऐसे लेते हैं कितना दिन तक ले पाएंगे। उनको भी लगेगा कि कुछ दिन के बाद ये और संभव नहीं है, तो इसलिए उनका भी सोच बदलेगा वो परिवर्तित परिस्थिति में, तो वो भी अपना क्रॉप चेंज करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नंद कुमार, क्या कहना चाहेंगे आप? अटल भूजल योजना के द्वारा हमारी ये कोशिश है कि लोगों में पानी का ओनरशिप के बारे में उसका व्यवहार चेंज किया जाए। बिकॉज अभी ये सोचते हैं कि ये एक फ्री कमोडिटी है, फ्रीली अवेलेबल है, हमारा नहीं है, ये सरकारी चीज़ जैसा हम यूज़ करते हैं पानी को। तो अभी हम इसमें उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, मतलब आपके गांव में या आपके पंचायत में पानी का स्तर किस तरह से गिर रहा है और ऐसा जाने से फ्यूचर में क्या हो सकता है। एक तो ये अवेयरनेस क्रिएशन, और दूसरा जो भी इंटरवेंशंस हम लेने जा रहे हैं गांव में, उसमें भी ये कोऑपरेट करेंगे या इसके पार्ट रहेंगे। तो पानी को हम जिस नज़रिए से देखते हैं, तो उसमें वो ओनरशिप का कॉन्टेक्स्ट लाने, वो सेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो उसमें हम कामयाब हो जाएंगे कि अपना ही रिसोर्स है ये, फिर उसमें पानी का वेस्टेज बहुत कम करने की चांसेस है। डॉक्टर सत्यप्रिया, अब मैं दो पहलू इस पर रखना चाहूँगा जो आपने कहा। एक कि अगर हम इसको क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की लेंस की ओर से देखें, जो कि आजकल वाटर इज क्लाइमेट, क्लाइमेट इज वाटर इन अदर वर्ड्स, तो उसमें अगर देखें तो ये प्रोग्राम हमारे देश में जो ऑलमोस्ट 3/4 भाग ड्राउट के एक और दूसरे चपेट में आया करता है, तो एक बहुत बड़ा बफरिंग के रूप में काम करेगा। ग्राउंड वाटर एक बहुत बड़ा बफर है ड्राउट के लिए। अगर हम ग्राउंड वाटर का संचय करें तो उससे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ ड्राउट के समय में नहीं हो सकता है लोगों के लाइफ लाइन के लिए। दूसरे पहलू मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक प्रोग्राम है, ऐसे आप अगर एग्रीकल्चर को देखें, उनका एक एक्सटेंशन प्रोग्राम है ज़मीन तक जी। और ये जल संचय और जल प्रबंधन और भूजल प्रबंधन में ये एक प्रोग्राम है जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के थ्रू हम ग्राम पंचायत तक ये मशीनरी को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ये अभी के लिए नहीं, बट भविष्य के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे 2 जनरेशन की बात करें और 1 जनरेशन की बात करें, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे? और आपने नीति निर्धारण की बात की थी, क्या हमारे आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे कि जो भी भूजल का उपयोग कर रहा है वो ऐसे ही ना करता रहे कि उसकी कोई जवाबदेही ना हो? एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी हम जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, जन जन को जल से जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो इस कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा भी इस पे हम काम कर रहे हैं। हमारा स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस का एक सबसे बड़ा कारण था कि उससे लोग जुड़े जी। तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने नई सरकार बनने के बाद जो पहले मन की बात कही, उसमें उन्होंने 10 मिनट से ज़्यादा केवल पानी की बात कही। जब लाल किले से भी जब उन्होंने घोषणा की जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर को 2024 तक हर घर स्वच्छ नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा,
वहाँ भी जन भागीदारी की बात कही। तो हमारी ये कोशिश हो रही है कि हम जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाएं। तो इसकी कोशिश अदरवाइज भी की जा रही है। पहले पानी जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगहों पे जैसे डील किया जा रहा था, तो एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। जैसे एक डिपार्टमेंट कहता है कि पानी उपलब्ध कराता था, दूसरा उसका यूजर है। अगर वो यूजर नहीं सोचता है उपलब्धता के बारे में तो वो प्रोग्राम सही नहीं चलेगा। तो जल शक्ति मंत्रालय भी जैसे बनाया गया। और जो सबसे बड़ी बात इस योजना में जो बताया गया वो ये है कि लोगों को जल के बारे में थोड़ी और जानकारी कैसे उपलब्ध कराएं। एक्यूफर साइंस क्या होता है, एक्यूफर को लोगों तक लेके जाएं, लोगों को एक्यूफर तक लेके आएं, इन सबों पे ये काम होगा। क्योंकि ऐसा मॉडल है जैसा मैंने आपको बताया, जो हिबरे बाज़ार में हुआ है, वहाँ हर साल बरसात ख़त्म होती है, पूरी ग्राम पंचायत बैठती है, उसके पास डेटा होता है कि इस साल हमारे पास इतना पानी है। उस पानी में से जो पहले उनको सबसे प्राथमिकता है पीने के पानी की, वो पानी अलग रख देते हैं। फिर बात होती है कि इतना पानी मेरे पास बचा है अब खेती के लिए। तो होता है कि पूरे एरिया में खेती हो कि हम इस साल कुछ एरिया में खेती ना करें क्योंकि पानी हमारे पास कम है, कौन सी फसल इस बार उगाएं क्योंकि हमारे पास पानी कम है। तो ये सारा डिसीजन आज के दिन में भी, आज से नहीं, बहुत सालों से जो है वो ग्राम पंचायत कर रही है। हम यही चाह रहे हैं कि आज 1 ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत, 10 ग्राम पंचायत में जो काम हो रहा है वो कैसे हम 8000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत में टू बिगिन विथ इस कल्चर को ले आएँ, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम आप सभी का, श्री यूपी सिंह जी, श्री GC पति जी, डॉक्टर सत्यप्रिया, डॉक्टर नंद कुमारन, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो स्टूडियो में हमारे मेहमान बैठे हुए हैं उनका भी, और आप सबका भी जो कार्यक्रम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि पानी को लेकर अपनी आदतें भी बदलनी होंगी और अपनी सोच भी, वरना आने वाले कुछ वर्षों में घरों में नल तो होगा लेकिन उसमें जल नहीं होगा। सोचिए और बदलिए अपने आप को, अपने आसपास को। धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। एक नए विषय के साथ अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।